सैटरडे का डबल मजा मतलब डबल हेडर वाला दिन है। आपको पहला मैच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो बहुत खूबसूरत है वहां पे देखने को मिलेगा जीटी बनाम डीसी जो टॉप की लड़ाई है यहां पे। और वहीं पे जयपुर चले जाएंगे फिर शाम को 7:30 बजे आरआर बनाम एलएसजी खूबसूरत पिंक सिटी जयपुर में पहला मुकाबला। वहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को? आपको मिलेगा साई सुदर्शन बनाम करुण नायर, आपको देखने को मिलेगा केएल राहुल वर्सेस शुभमन गिल, आपको देखने को मिलेगा प्रसिद्ध कृष्णा बनाम मिचेल स्टार्क, आपको देखने को मिलेगा साई किशोर बनाम कुलदीप यादव। कुलदीप यादव बनाम राशिद खान भी कह सकते हैं। राशिद खान का फॉर्म इतना अच्छा है नहीं, लेकिन अगर देखेंगे मैचअप्स की जो लड़ाई है वो काबिले तारीफ है। चलिए पहले गेम की बात करेंगे जो दोपहर को है। पहले बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की होस्ट है और इनमें जो 3 बल्लेबाज है टॉप के, उन पे पूरी इनकी बल्लेबाजी निर्भर है। साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। गुजरात के बल्लेबाजों ने अभी तक 1148 रन बनाए, उसमें से 755 रन ये सिर्फ तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर बना दिए। मतलब 66% रन इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर बनाए। सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। बाकी बल्लेबाजों ने जरूर एक एक पारी खेली है, शाहरुख खान हो, रुदरफर्ड हो, लेकिन इनके मुकाबले में नहीं है। मतलब इन्होंने रन बनाए, इन्होंने गेम को आगे लेके गया, कंट्रीब्यूशन विनिंग का दिया, तो फिर गुजरात के लिए फायदा है। हमने लखनऊ के सामने देखा था कि 120 तक विकेट नहीं गिरी, वहां पे विकेट गिरी और सडनली 180 के आसपास ऑल आउट हो गई। एक भी विकेट ना गिरी और वहां पे ऑल आउट हो और वहां पे आप फिर मैच हार जाएं, इसका मतलब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि गेम को ज्यादातर आगे लेके जाओ और खत्म करने की कोशिश करें। यही बल्लेबाजी यूनिट है। बैटिंग डेप्थ थोड़ी कम है, जिसमें मैं पहली बार बात कर रहा था। यहां पे भी वही सवाल आएगा कि इनको रन बनाना पड़ेगा। और अच्छी बात यह कि तीनों जो रन बना रहे हैं ना, लगभग 150 का स्ट्राइक रेट है तीनों का। 149 का शुभमन गिल का है, लेकिन बाकी दोनों बल्लेबाजों का भी स्ट्राइक रेट 150 या 150 से ऊपर का है। सो ये इनके लिए अच्छी बात है कि रन भी बना रहे और उनके साथ गति भी जो है वो भी बहुत बेहतर है। लेकिन सामने ना चैलेंज है मिचेल स्टार्क का। अर्ली विकेट्स वो निकालने की काबिलियत रखते हैं और यहाँ पे ना शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों ओपनर है। 3 में से दोनों जो बल्लेबाज हैं वो नई गेंद का सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज और साथ में कुलदीप यादव का भी चैलेंज रहेगा। इस चैलेंज को किस तरह से ओवरकम करते वो जरूर देखना होगा। 3 बल्लेबाजों की बात की, लेकिन मेन जो काम कर रहे हैं ना गुजरात के लिए, जो जीत के सबसे बड़े हिस्सेदार है, वो है उनकी बॉलिंग यूनिट। आप देखेंगे 4 मैच जीते हैं गुजरात की टाइटंस, उसमें से 3 बार तो बॉलर को मैन ऑफ द मैच मिला है। 2 बार मोहम्मद सिराज को, 1 बार प्रसिद्ध कृष्णा को, 1 बार साई सुदर्शन को। जो गेंदबाजी उनकी चल रही है काबिले तारीफ चल रही है। यहां तक कि अभी हमने राशिद खान का उतना फॉर्म देखा नहीं, उसके बावजूद ये जो 3 फास्ट बॉलर है वो तो कमाल कर ही रहे। साथ में बाद में आपके पास साई किशोर जैसा स्पिन आ जाता है, वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। उसमें अगर आप जोड़ लेंगे राशिद का आगे जाके फॉर्म, तो फिर ये बॉलिंग यूनिट को जो पुख्ता बनाता है ना, वो इनका ये ग्राउंड के डायमेंशन को इस्तेमाल करना, अच्छी लाइन डालना, शुरू में नई गेंद के साथ स्विंग कराना, और सबसे बड़ी बात प्रसिद्ध कृष्णा का जो फॉर्म है वो काबिले तारीफ है। एकदम अलग बॉलर नजर आ रहे हैं। इकोनॉमी भी अंडर 7 का है, 10 विकेट निकाल चुके हैं। ओवरऑल अगर देखेंगे ना तो इनके पास 3 गेंदबाज है जिन्होंने 10-10 विकेट निकाले। ऐसी बहुत टीमों में आपको दिखेगा नहीं। सामने वाली टीम की बात करेंगे आगे जाके, लेकिन आपके पास अगर 3 गेंदबाज हो, जिसमें मोहम्मद सिराज भी है जिन्होंने 10 विकेट निकाली है, आप प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर रहे हैं जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, अब स्लो रन उनका बहुत बढ़िया आ गया है। ऐसा लग रहा है कि उनकी एक्शन पे जो कंट्रोल है वो एकदम क्लैरिटी उसमें नजर आ रही है। और उसी वजह से जो लाइन और लेंथ, मैं हमेशा कहता हूं आपकी बायो मैकेनिक्स अगर अच्छी होगी और अगर अच्छी नहीं भी है और अगर रिपीटेटिव एक्शन है आपकी, तो आप जहां गेंद डालना चाहे वहां पे डाल सकते हैं। वो अभी दिख रहा है प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। तो ये काम इन्हें लगातार करना पड़ेगा जो इनकी बॉलिंग यूनिट है जो अभी तक कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज इस बॉलिंग यूनिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी करना, वो विकेट निकालना, स्विंग कराना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा रिजल्ट नहीं आया, उसमें मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर में 50 रन दे दिए थे, स्विंग हुई नहीं थी। लेकिन अहमदाबाद में जब आएंगे ना, भले ही दोपहर का मुकाबला है, इनकी गेंद वापस वो लहराने लगी। थोड़ी जिप इस पिच पे मिलती है तो वो वापस देखने को मिलेगा। इस बार जो दिल्ली के सामने चैलेंज है वो भी थोड़ा मुख्तलिफ है कि अर्ली ब्रेक थ्रू मिलाने का मौका भी है और साथ में अगर फ्रेजर मकदर खेलते और उनका बल्ला चल गया तो एक बड़ा चैलेंज भी है। वो चैलेंज को काउंटर करना होगा। अगर वो नहीं तो फाफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरल बहुत अच्छे फॉर्म में है। वो राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो मिलता है दिल्ली का, खास करके शुरुआत में, वो सामने वाली गेंदबाजी यूनिट को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसे कितनी जल्दी एडजस्ट करते हैं मोहम्मद सिराज, ये बहुत क्रूशियल होगा। प्लेइंग 12 पे आ जाते हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, पुख्ता 3। वॉशिंगटन सुंदर, एक अच्छी पारी आई है नंबर 4 पे, क्या इनके साथ कंटिन्यू करेंगे? करना चाहिए। शफन, रदरफर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया और फिर उसके बाद राशिद खान। ये जबरदस्त 8 हो जाते हैं। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर आए हैं तो बैटिंग जो यूनिट है उसमें थोड़ी सी ज्यादा कंपैरेटिवली डेप्थ आई है।
इसी वजह से वाशिंगटन सुंदर का बल्ला चलना बड़ा जरूरी है। अगर उनका बल्ला नहीं चलेगा तो फिर बैटिंग डेप्थ का वही सवाल खड़ा हो जाएगा जो कमजोरी का है। साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अरशद खान। एक चीज जहन में आएगी, दिल्ली को ना मुंबई ने स्पिन के साथ फंसाया था, ठीक है, तो क्या एक और स्पिन, क्योंकि दिल्ली के पास अगर आप देखेंगे तो खुद के पास तो 3 स्पिन है, लेकिन मुंबई ने भी ना अच्छी स्पिन का इस्तेमाल किया था। कर्ण शर्मा ने और यहाँ तक कि मिचेल सैंटनर ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो क्या ये जो 3 स्पिनर है वो उतना इंपैक्ट डाल सकते हैं? मौका भी है राशिद खान के पास ना, दिल्ली के सामने मुझे लगता है दोपहर के मुकाबले में फॉर्म में वापस आने का सबसे बढ़िया मौका है। दिल्ली कैपिटल्स क्या जर्नी रही है अभी तक, सबसे ज्यादा विन अभी तक उन्होंने प्राप्त किए, 10 अंक पे है, 5 मैचेस जीते। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है डीसी की, क्रूशियल मोमेंट पकड़ रहे और ऐसा लग रहा है कि मैच जाने वाली है उसको खींच रहे। सिर्फ एक मैच में मुंबई के सामने हाथ में आई मैच को जाने दिया, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है, एलएसजी के सामने एक ही विकेट बचा था, मैच जीत गए थे। आशुतोष शर्मा और विपराज निगम की बहुत अच्छी साझेदारी थी, वहां से मैच लेके चले गए थे, लेकिन उससे पहले लग रहा था दिल्ली हार जाएगी, वो मैच जीते। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के सामने सुपर ओवर में मैच गई, बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स को मैच जीतना था, लेकिन वहां से भी एकदम हलक से जीत लेके आ गए राजस्थान के सामने दिल्ली कैपिटल्स। मिचेल स्टार्क की वो कमाल के यॉर्कर्स देखने को मिले थे। तो ये जो क्रूशियल मोमेंट है वो जीत रहा है, वो तब होता है जब एक अच्छा यूनिट बनता है। देखिए कप्तानी अक्षर पटेल ना, ऐसा लगा कि उनकी जो इंटरव्यूज भी है उसमें बहुत ऑनेस्टी है, अच्छी बात है। देखिए वो ये भी कह रहे हैं ना कि मुझे सब पता नहीं है, हर किसी कप्तान को सब कुछ पता होता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी गलती कर सकते। तो वो कबूल कर रहे हैं कि मैं अगर शायद रिजल्ट ना मिलते तो शायद जो मैंने डिसीजन लिए वो उसके बारे में सवाल उठता, लेकिन अच्छी बात यह कि मिचेल स्टार्क के कंधों पे रह के हमने जो यॉर्कर उन्होंने डाले हम जीत गए। सो ओवरऑल ये जो यूनिट बना है, जिस तरह से जो नया मैनेजमेंट भी आया है, ऐसा लग रहा है कि सबको एक ही रास्ते पे लेके जा रहे हैं, जिससे फायदा और लीडरशिप अक्षर पटेल की, इसके बारे में भी आगे और चर्चा होगी। दिल्ली कैपिटल्स की जो बैटिंग यूनिट है वो बहुत पुख्ता है। फ्रेजर मैकगर्क को अगर निकाल दे तो बाकी जो बल्लेबाज है ना, उन्होंने क्रूशियल रोल अभी तक अदा कर दिया है। केएल राहुल की बात करें तो वो एक बैकबोन है इस टीम के, 2 जबरदस्त पारी खेले और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है गेम को चलाने की और स्ट्राइक रेट को बदलने की जब जरूरत है तभी भी। उसके बाद अगर आप बात करेंगे अभिषेक पोरल की, यंग लड़का है, ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है, तब रन बना रहा है, नीचे आ रहा है तब रन बना रहा है। तो एक कंसिस्टेंट आपको इंडियन यंग बल्लेबाज मिला है, वो फायदा है दिल्ली को। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ट्रिस्टन स्टब्स। देखिए जब वो मुंबई के सामने आउट हुए ना, गेम खत्म नहीं कर पाए दिल्ली कैपिटल्स, तो उसमें अभी तक जितनी बैटिंग की उसमें से 4 बार तो नाबाद आए, 153 रन बनाए, 160 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, मैन ऑफ द मैच भी उन्हें मिल चुका है। वो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन जाते हैं दिल्ली के लिए। और साथ ही में आशुतोष शर्मा ने भी एक जबरदस्त पारी खेली थी, ऐसा लगा था कि एलएसजी जीत जाने वाली, वहां पे हलक से वो गेम निकाला एलएसजी के और मैच जिताया, मैन ऑफ द मैच भी बने थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटिंग जो है, अगर फाफ डुप्लेसी आ जाते हैं तो फिर ये टीम और ज्यादा बल्लेबाजी में पुख्ता हो जाएगी। सामने चैलेंज जरूर होगा जो गुजरात की गेंदबाजी यूनिट है, खास करके नई गेंद से, लेकिन ओवरऑल ये बहुत पैनापन लेके आ रही है। यहाँ तक कि विपराज निगम भी जब 8 नंबर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बैटिंग काफी ज्यादा लंबी है। दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग तो चल रही है, लेकिन अगर आपको टॉप पे रहना है तो गेंदबाजी का चलना एकजुट होकर बड़ा जरूरी है। मैंने जब शुरू में टॉप 4 में उनकी जगह बनाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बॉलिंग बहुत अच्छी थी। जरूर थोड़े सवाल उठे थे आपके तरफ से, लेकिन वो फेयर है, सवाल नहीं उठोगे और नहीं उठाओगे तो फिर मजा भी नहीं आएगा जवाब देने का। और गलतियां मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मेरी ये सोच थी कि अच्छा करेगी और अच्छा अभी तक कर रही है, आगे इसे बरकरार रखना होगा। मिचेल स्टार्क बहुत बड़े पॉजिटिव। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की मिचेल स्टार्क ने कि जो सलाइवा वाली चीज़ है ना, ये मिथ लगता है मुझे, वो इसलिए मिथ लगता है उन्हें क्योंकि उनके पास वो पेस है, और क्योंकि बॉल थोड़ा कंपैरेटिवली ना ड्राई रह रहा है, उतनी शबनम आ नहीं रही है, मैदान इतना गीला हो नहीं रहा है, लेकिन सलाइवा से थोड़ा फर्क पड़ता है। एज ए बॉलर मैं ही आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास 150 की स्पीड है ना, तो फिर आपको ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप गीली गेंद से भी अलग गेम प्लान करके काम कर सकते हो, जो मिचेल स्टार्क कर सकते हो। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी पिछले मैच में। सबसे बढ़िया कुलदीप यादव। देखिए कुलदीप यादव की जो गेंदबाजी हो रही है ना, इकोनॉमी उनकी 6 के करीब है। अक्षर पटेल भी जब चाहे तब वो 6 के इकोनॉमी के आसपास गेंदबाजी कर सकते हैं। तो आपके पास तो ये 3 गेंदबाज हो गए ऑलरेडी जो बहुत अच्छा पैनापन लेके आते हैं। साथ ही में विपराज निगम जो यंग है, इकोनॉमी 9 के करीब है, लेकिन बीच बीच में विकेट निकाल रहे हैं, बड़ी विकेट निकाल रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली इनको आउट किया है। और ऐसे यंग ऑलराउंडर जो अपकमिंग ऑलराउंडर अगर वो ऐसा प्रदर्शन करता है तो बहुत फायदा होता है टीम को, क्योंकि प्रमुख रोल तो आपको निभाने को नहीं बोल रहे ना। अगर आप प्रमुख रोल नहीं निभा रहे और 5वें गेंदबाज का काम कर रहे या 6ठे गेंदबाज का काम कर रहे और अच्छा काम कर रहे जो विपराज कर रहे, तो फिर टीम एकदम पैनापन लेके आ जाती है, जो दिल्ली के साथ हो रहा है। मोहित शर्मा का फॉर्म एक चिंता का विषय है। अक्सर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन थोड़े से ठंडे चल रहे हैं
उनका अगर फॉर्म आया तो ज्यादा बेहतर रहेगा दिल्ली के लिए। पिछला मैच हारने वाला मैच जीत गई, सुपर ओवर में गया और कमाल की गेंदबाजी की थी मिचेल स्टार्क ने। प्लेइंग 12 लगभग वही होना चाहिए, सिर्फ फ्रेजर मैकगर्ग अगर फाफ डुप्लेसी फिट है सीधा स्वैप करिए, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है फिट तो फ्रेजर मैकगर्ग को शायद और चांस मिल सकता है। उसके साथ अभिषेक पोरल, करुण नायर, केएल राहुल, ये टॉप 4 हो गए। फिर अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, 8 आपके अच्छे बल्लेबाज आपको मिल जाते हैं। मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार। देखिए जिस तरह से इस मुकाबले में ना मुझे लगता है कि टॉप हैवी ये मुकाबला है। अगर मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार और साथ में कुलदीप यादव अगर वहां पे गेंदबाजी करते 6-7 ओवर में अक्षर पटेल के साथ साथ, और सामने वाले जो 3 बल्लेबाज हैं, जो मेन 3 बल्लेबाज हैं, उनको टारगेट कर दिया, साई, शुभमन और जॉस बटलर, वहां पे गेम पूरा निर्भर है। इस गेम का जो रिजल्ट है इसी पे निर्भर है, ये बैटल कैसे चलती है। तो जो जीतेगा वो मैच जीत जाएगा। मैचअप पे आते हैं, मिचेल स्टार्क बनाम शुभमन गिल, ये मैचअप मैं देखना चाहूंगा। आगे इन स्विंग, स्टंप और पैड्स को टारगेट, और चाहिए ना तो एक मिड विकेट का फील्डर ना थोड़ा सामने की तरफ रख सकते हैं, वहां पे गेंद हवा में जा सकती है, तो उसका ध्यान रख सकते हैं ये मैचअप में। दूसरा मैचअप राशिद खान बनाम केएल राहुल। देखिए 3 बार आउट किया है राशिद खान ने केएल राहुल को, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना दोपहर के मुकाबले में राशिद खान के पास वो फॉर्म में बड़ी विकेट लेके आने का एक मौका बन सकता है। और तीसरा साई सुदर्शन बनाम कुलदीप यादव। स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं साई सुदर्शन, स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं। कुलदीप अपने टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, साई सुदर्शन भी भाई उनका फॉर्म भी तो कमाल ही है ना, ऑरेंज कैप की रेस में है। तो ये जो लड़ाई होगी काबिले तारीफ होगी। ये 3 मैचअप मैं देखना चाहूंगा। जीतेगा कौन? हाँ मैंने पहले ही कहा, ये मैच वो जीतेगा जो शुरू की लड़ाई जीतेगा। सीधे चलते हैं दूसरी गेम की तरफ, पिंक सिटी जयपुर में आरआर बनाम लखनऊ। देखिए दोनों ही टीमें ना हार के साथ इस मैच में आ रही है। आरआर ने तो सुपर ओवर मैच हारा जो उन्हें जीतना चाहिए था। लखनऊ का सबसे लोएस्ट टोटल पिछले मैच में था 166 का। इस सीजन की अगर बात करें कौन जीतेगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन एक बल्लेबाज के बारे में बात होगी, निकोलस पूरन। देखिए उनका जो बैट फ्लो है, उनकी जिस तरह से ताकत आती है, जिस तरह से रिस्क चलता है, और जिस तरह से अच्छी गेंदों को 6 रन में तब्दील करते हैं। कभी कभी तो गेंदबाजों पे रहम आता है कि यार अच्छी गेंदबाजी की उसके बाद भी रन चले गए, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया का अभी सबसे बेहतरीन T20 क्रिकेट का ये बल्लेबाज है। अगर आपको कुछ और बल्लेबाज लगता है कोई और कि वो ज्यादा बेहतर है निकोलस पूरन से, बताइएगा जरूर कमेंट करके। लेकिन इन पे एक और बार नजर रहेगी कि वो किस तरह से इस टीम को आगे लेके जाते हैं। पिछले मैच में मिस आउट कर गए थे, जल्दी आउट हो गए थे सीएसके के सामने। वो फास्ट बॉलर अंशुल कंबोज का जो आगे वाली लेंथ पे आउट हो गए, और कई बार ऐसा लगता है ना कि पैर थोड़ा क्रॉस चले जाता है और दिक्कत में आते हैं राउंड द विकेट एंगल में। वैसे तो उनको गेंद बाहर ले जाना बेहतर है, लेकिन अगर एक फुल आप गेंद डाले, रिस्क थोड़ा ले बतौर गेंदबाज नई गेंद के साथ, तो एक फायदा हो सकता है। वो किस तरह से वापस आएंगे, क्योंकि अगर वो वापस आते रहेंगे तो फिर लखनऊ के लिए बहुत अदब से वो जीत आती रहेगी। अगर उनका बल्ला नहीं चला तो बाकी बल्लेबाजों पे बहुत ज्यादा दबाव डाल सकती है राजस्थान रॉयल्स। ऋषभ पंत पिछले मैच में अर्शदीप की पारी खेले थे, स्ट्राइक रेट पे सवाल जरूर उठे थे, ठीक है, लेकिन जिस तरह से नूर को खेले थे वो स्ट्राइक रेट 50 का भी नहीं था, लगभग 15 गेंदें खेल चुके थे। तो यहां पे भी ना सवाल आएगा, स्पिन का चैलेंज आएगा, किस तरह से इसे ओवरकम कर सकते हैं। पहले मैंने बात की थी कि ऑफ स्टंप पे आ सकते हैं, वो उन्होंने किया भी था और लेग साइड पे उनके लिए फायदा हो गया। मैं चाहता हूं 2 चीजें वो करें। अगर स्पिन का चैलेंज आता है जो हसरंगा पोजेस कर सकते हैं, और अगर कुमार कार्तिकेय और महेश तीक्ष्णा उनके सामने गेंदबाजी करें, वो पोजेस कर सकते हैं चैलेंज। कई बार क्या करते जो गेंदबाज है स्पिनर खास करके, वो ऑफ साइड पे खिलाने की उन्हें कोशिश कर सकते हैं, और वही प्लान होता है क्या स्वीप निकाल सकते हैं, एक वो। दूसरा स्विच हिट स्पिन के सामने, अगर उन्हें पता है कि ऑफ स्टंप के बाहर ही ज्यादा गेंद होती है, क्योंकि फील्ड से आपको अंदाजा आ जाता है, तो क्या स्विच हिट निकाल के उनके जो प्लान है उसको काउंटर कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें मैं देखना चाहूंगा ऋषभ पंत करें, जिससे उन्हें फायदा हो सकता है। दिग्वेश राठी 7.4 का इकोनॉमी है। देखिए एक तो ये अनकैप खिलाड़ी है, यंग खिलाड़ी है, पहली बार आईपीएल खेल रहा है, और जिस टीम में बाकी सब गेंदबाज भारतीय गेंदबाज जो भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, चाहे वो आवेश खान हो, शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई हो और आकाशदीप हो, उनसे अगर बेहतर इकोनॉमी हो और क्रूशियल टाइम पे गेंदबाजी भी करे तो फिर काबिल तारीफ है, तारीफ करनी बनती है दिग्वेश राठी की। और ऐसा गेंदबाज बन के आया लखनऊ का कि इन्होंने एक्शन भी रीमॉडल की। सुनील नारायण को देख देख के अपनी एक्शन रीमॉडल करिए और उसके बाद इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूर मैं देखना चाहूंगा आगे जाके अंडर प्रेशर ये एक्शन को किस तरह से कंटिन्यू करते हैं और किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ विकेट के मामले में शार्दुल ठाकुर से ही पीछे है, बाकी सबसे आगे है। तो उस लिहाज से
एक पुख्ता गेंदबाज बन चुके हैं लखनऊ के, और यहाँ पे भी ना इस बड़े मैदान में जो जयपुर में देखने को मिलता है उसमें उनकी गेंदबाजी पे बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा। रवि बिश्नोई का पिछले 2 मैच से ना फॉर्म बहुत बेहतर नजर आ रहा है, ज्यादा बेहतर रिदम में नजर आ रहा है। पिछले मैच में तो 3 ओवर में 18 रन 2 विकेट निकाले थे। सीएसके के सामने शिवम दुबे खेल रहे थे, इस वजह से ऋषभ पंत ने उन्हें चौथी ओवर कराई नहीं, लेकिन करा सकते थे क्योंकि फॉर्म जबरदस्त था। जीटी के सामने भी ना जो 2 लगातार विकेट निकाली थी, एक ही ओवर में साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया था, तो उनका अब जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर नजर आ रहा है। और इस बड़े मैदान में दिग्वेश राठी के साथ साथ इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा नजर आएगी, खास करके जो बड़े हिटर आएंगे, चाहे वो शिमरन हेटमायर आते हैं राजस्थान रॉयल्स के, क्या रियान पराग सेट होने के बाद जब खेलते हैं तो इनकी गेंदबाजी बड़ी क्रूशियल हो जाएगी, और उनके साथ उन्हें वो प्लान, मुझे लगता है कि जो गुगली है शिमरन हेटमायर के सामने इनकी बहुत काम आ सकती है। एक बदलाव मैं देखना चाहूंगा, प्लेइंग 12 की पहले बात कर लेते। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, ठीक है, ये अच्छा चल रहा है इनका। स्पिन के सामने स्ट्रगल है, वो आंकड़े वो बताते हैं, लेकिन स्पिन ज्यादा शुरुआत में इस्तेमाल हुई नहीं है। क्या राजस्थान करेगी ये देखना होगा। निकोलस पुरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, आयुष बदौनी, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, ये तो आपके टॉप 8 हो गए। दिग्वेश राठी, आवेश खान और रवि बिश्नोई, ये आपके हो गए 11। अब आकाशदीप के साथ जाएंगे या मयंक यादव, जिन्होंने एलएसजी की ग्रुप को शामिल कर लिया है। फिटनेस वापस आ गई है, क्लैरिटी मिल गई है। जब क्लैरिटी मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है फिटनेस का, तभी आप एनसीए से बाहर आ सकते हो, टीम को ज्वाइन कर सकते हो। वैसा हो गया है। इसका मतलब अगर वो फिट है तो फिर खेलेंगे। अब खिलाए किसे? आवेश खान की जगह पे शार्दुल तो एक्चुअली बॉलिंग ऑलराउंडर का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आवेश खान ने 1-2 बहुत अच्छे स्पेल डाले। आकाशदीप का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा नहीं है, तो क्या आकाशदीप से सीधा स्वैप करेंगे मयंक यादव? क्योंकि मयंक यादव फिट है तो भाई उनका खेलना जरूरी एक्स्ट्रा पेस लेके आते हैं, और अगर वो प्रदर्शन करेंगे ठीक ठाक तो फिर लखनऊ की गेंदबाजी यूनिट, जो मुझे लगता है कि वो पैनापन मिस कर रही है, उनसे वापस आ जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के लिए परेशानी का सबब बहुत ज्यादा है। देखिए, संजू सैमसन पिछले मैच में जब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मैच लेके चले जाएंगे, लेकिन वो बड़ा शॉट लगाने गए विपराज निगम के सामने और सडनली उन्हें दर्द हुआ और वो वापस चले गए बाहर। उम्मीद यही रहेगी कि वो वापस आए और ज्यादा बड़ी इंजरी ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है और वापस नहीं आते हैं तो एक तो संजू सैमसन जो बैटर, वो तो मिस करेगी राजस्थान रॉयल्स, संजू सैमसन की लीडरशिप भी मिस करेगी, क्योंकि बाकी जो लीडर है ना, आपने रियान पराग की कप्तानी देखी, बहुत यंग है, बहुत ज्यादा उन पर दबाव भी है, थोड़ी बहुत गलतियां भी ज्यादा की थी जब पहले 3 मैच में कप्तानी की थी, कप्तानी को मिस करेंगे। लेकिन ऑप्शन क्या है? देखिए, अगर वो इंजर्ड होते हैं तो मुझे लगता है वैभव सूर्यवंशी को सीधा रिप्लेस करना चाहिए, उस यंग 14 साल के एक्साइटिंग खिलाड़ी को, जिसके वीडियोस भी हमने देखे और बहुत अच्छे एटलीस्ट प्रैक्टिस में लय में नजर आता है। मैच जरूर मैं जानता हूं अलग है, लेकिन दिखाइए ना, आपके पास तो ज्यादा ऑप्शन है नहीं। शुभम दुबे का ऑप्शन है या फिर वैभव सूर्यवंशी का। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं अगर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो। यशस्वी जायसवाल ने लगभग 225 रन बनाए, आई थिंक टू बी प्रिसाइज 233 रन बनाए, 138 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन पिछले 2 सीजन से ना वो स्ट्राइक रेट कम है, क्योंकि पिछले 2 सीजन में स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर था, उसके कंपैरिजन में स्ट्राइक रेट कम है। अभी तक शुरुआत में ऐसा लग रहा था स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 मैचेस से ऐसा लग रहा है कि ज्यादा सामने खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यशस्वी जायसवाल के लिए कि ज्यादा शेप होल्ड करके सामने की तरफ खेलें। अब संजू सैमसन अगर नहीं होते तो और ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि स्ट्राइक रेट तो आगे लेके जाए, लेकिन लंबी पारी भी खेले, क्योंकि इनके ऊपर, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज है और भारतीय बल्लेबाजी यूनिट है, तो फिर ये इनका रोल बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। और क्योंकि स्वीप भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि सामने से जो चैलेंज आने वाला है ना बीच में ओवर्स का, चाहे वो दिग्वेश राठी हो या बिश्नोई हो, उनके सामने वो स्पिन को अच्छा खेलने वाला बल्लेबाज बड़ा जरूरी है, जो मुझे लगता है यशस्वी जब खेलते हैं सेट होकर स्पिन के सामने तो बड़ा अच्छा खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स का सबसे बड़ा जो मसला है मिडिल ओवर्स की बल्लेबाजी है। 7 से लेके 16 ओवर तक लगभग 8 का स्ट्राइक रेट है। अब ये तो कम है ना। अगर आप देखेंगे 10 टीमों की फहरिस्त में राजस्थान मिडिल ओवर्स में 8वें नंबर पे आती है, बहुत नीचे आती है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। अब यहाँ पे ना जो उनकी इंडियन बल्लेबाज है वो स्पिन को बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्राइक मनूवर नहीं कर पा रहे, चाहे वो रियान पराग हो, चाहे आप ध्रुव जुरेल की बात करें, या फिर क्या कर सकती है राजस्थान, क्या शिमरन हेटमायर को थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करे 4-5 नंबर, वो कहे कि आप जाके स्पिन को या फास्ट बॉलर को अटैक करो, ताकि मिडिल ओवर की जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन वैसा करते तो फिर आखिर में उनकी जो पावर हिटिंग है वो नहीं मिलेगी। तो एकदम मिडल में फंसी हुई है राजस्थान की ये टीम। अब दूसरी चीज जो इनकी गेंदबाजी भी है ना, अगर आप देखेंगे तो एक भी जो गेंदबाज है 9 से नीचे की इकोनॉमी लेके आता नहीं है। अब ये बड़ा चिंता का विषय है। हसरंगा और तीक्षणा दोनों इंटरनेशनल श्रीलंकन प्लेयर है। जोफ्रा आर्चर इंग्लिश इंटरनेशनल प्लेयर,
उनकी इकोनॉमी भी 9 के ऊपर। संदीप शर्मा भी यहाँ तक कि हमने देखा पिछले मैच में 4 ओवर में 12-13 रन दिए थे और आखिरी ओवर में 19 रन दिए गए थे। अब वो 1 ओवर में पूरी तरह से मैच में वापस ला दिया दिल्ली कैपिटल्स को और वहीं पे मैच हार गए। कितना इंपॉर्टेंट था। सो गेंदबाजी बिल्कुल भी एक झूठ होकर नहीं चल रही। यहां तक के तीक्ष्णा फुल टॉस पे फुल टॉस डाल रहे थे और लगभग मैंने 3 फुल टॉस तो मैंने नोटिस किए थे, चाहे वो केएल राहुल के सामने हो या अक्षर पटेल के सामने छक्का खाया था। यार ये जब आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे ना तो फिर कैप्टन के लिए भी आसान होगा नहीं। फुल टॉस और ऐसी खराब गेंदों के लिए तो आप क्या ही फील्ड लगाओगे। तो गेंदबाजी को सबसे पहले बेहतर होना राजस्थान के लिए बड़ा जरूरी है। वो प्लान बेहतर करना। कई बार ना मुझे ये लगता है कि क्योंकि राजस्थान में जब शेन वॉर्न खेला करते थे वो जो बाउंड्री लाइन को बड़ा कर देते थे। अभी तो कप्तान बल्लेबाज है ना, पर वो गेंदबाज होते थे कप्तान, तो वो गेंदबाजी को बड़ा सपोर्ट करते थे। और हमने 70-75 मीटर की बाउंड्री देखी है राजस्थान में जयपुर में खेलते हुए। क्या वही टेम्पलेट पे वापस जा सकती है? ये थोड़ा एक ध्यान रखना होगा। और साथ ही में ना राहुल भाई हमारे कोच जो रहे भारतीय टीम के, अभी राजस्थान के साथ है, हमारे कप्तान भी रहे, राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन में बहुत मानते हैं। मुझे लगता है कई बार ना उसके पीछे भी पड़ने की जरूरत नहीं है। जब पिच में हरकत नहीं है ना और सीधी सीधी पिच आ रही है तो फिर राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन का कोई मतलब नहीं है। ग्रिप हो रही है गेंद तब फिर राइटी लेफ्टी काम आता है। तो वो एक चीज पे थोड़ा तवज्जो देंगे राजस्थान तो फायदा होगा। 2-3 चीजें निकाली है मैंने, लेकिन सारे ही मुझे लगता है इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरआर के लिए। प्लेइंग 12 की बात करते हैं। प्लेइंग 12 यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन। संजू सैमसन अगर फिट नहीं है तो मैं वैभव सूर्यवंशी को देखना चाहूंगा। नीतीश राणा को बेशक आप ओपन करा लीजिए, वैभव सूर्यवंशी को थोड़ा नीचे लेके आ जाइए नंबर 3 पे। नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन हेटमायर, वनिंदु हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, उन पे नजर रहेगी, उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा नहीं है। संदीप शर्मा और मैं देखना चाहूंगा आकाश मडवाल को खेलते हुए। आकाश मडवाल देखिए बहुत अच्छा गेंदबाज है, यॉर्कर अच्छे डाल लेता है। और तुषार देशपांडे ना ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे फॉर्म से। देखिए परफॉर्मेंस होना नहीं होना एक बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है एक जगह पे अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, जो एक एरियाज डालना है वो नहीं डाल पा रहे, विकेट उनको नहीं मिल रही है। तो आकाश मडवाल के बारे में सोच सकते हैं जरूर। युद्धवीर सिंह का भी आपके पास से एक विकल्प है, पर मैं आकाश मडवाल की तरफ जाऊंगा। और दूसरा कुमार कार्तिक है, क्योंकि आपके पास फिर एक अच्छा स्पिनर हो जाएगा जो दबा सकता है। आप अगर देखें लखनऊ के सामने ना स्पिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुमार कार्तिक को नया बॉल भी आप दे सकते हैं जो एक फायदा दे सकता है राजस्थान रॉयल्स को। मैचअप में देखना चाहूंगा मिचेल मार्श और एडन मैकरम के सामने स्पिन का। अब कौन सा स्पिनर, चाहे वो महेश तीक्ष्णा है या अगर कुमार कार्तिक खेलते तो वो, ये स्पिन का मैं मैचअप देखना चाहूंगा शुरुआत में ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मयंक यादव खेलते तो उनका मैचअप यशस्वी जायसवाल के सामने है। क्या कमाल की वो 145-150 की स्पीड, वहीं पे एक इंडियन जबरदस्त बल्लेबाज, टॉप क्वालिटी बल्लेबाज, इनकी जो लड़ाई होगी वो मैं देखना चाहूंगा। और साथ में वो जो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेके जाते हैं मयंक यादव बाउंस के साथ और पीछे एक फ्लाई स्लिप हो, फिर गेम में आ जाएंगे मयंक यादव। तो ये 2 मैचअप में देखना चाहूंगा। मुझे लगता है लखनऊ के पास परेशानियां कम है आरआर के बनिस्बत। आरआर के पास बहुत परेशानी, चाहे वो इंजरी को चलते चाहे वो गेंदबाजी के चलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आरआर मैच नहीं जीत सकती है, अच्छे से 2-3 बल्लेबाज चले गए, एज ए यूनिट तो नहीं खेल रहे, लेकिन 2-3 बल्लेबाज अगर चले गए और उन्होंने एकदम पर्सनल माइलस्टोन पे मैच जिता दिया तो अलग बात है। लेकिन लखनऊ ज्यादा मजबूत स्थिति में है और निकोलस पूरन जैसा बल्लेबाज उनके पास मौजूद है जो अकेले दम पे मैच जिता सकता है, लेकिन साथ में 2-3 और बल्लेबाज भी हाथ बटा रहे हैं। मैं लखनऊ के साथ जाऊंगा, आप लोग किसके साथ जा रहे हैं?